नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी की विचारधारा के बड़े नेता प्रोफेसर आलोक बिहारी जी। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी पार्टी के नेता हैं, जुड़ेंगे। और राम जी वाजपेयी ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी कन्नौज से जुड़ रहे हैं और रमेश चंद्र कठेरिया पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। और राकेश सागर भी अभी जुड़ रहे थे, पार्टी के बड़े नेता है। तो ये बड़ा पैनल जुड़ रहा है आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आज हम लोग एक दुखद घटना पर चर्चा कर रहे हैं, जो अक्सर इस तरीके की घटनाएं महीने 2 महीने 3 महीने बाद रिपीट होती हैं और फिर वही सब होती है, कार्रवाई होती है, निलंबन होता है और फिर वही ठंडा चलने लगता है। तो आज बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई है। कई लोग बीमार हैं। सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के जीत गली गांव की घटना है, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। 15 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उसके बाद में सरकार एक्शन में आई और जो आरोपी हैं उन पर रासुका लगाई जाएगी। ये बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है सरकार की तरफ से। और जो संबंधित थाना चौकी है वो सब निपट गए हैं। खाकी वाले जो भी उन्हें निलंबित कर दिया गया है, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन ये सब जब हम लोग घटनाक्रम जैसे हम लोग तय करने के बाद में जब ये सब चीज की सामग्री एकत्रित कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, उस समय कुछ चीजें और संज्ञान में आई। एक खबर फिर सुर्खियों में जहरीली शराब कांड। सहारनपुर पुलिस की मुख्य आरोपी को क्लीन चिट पर उठे सवाल। ये सहारनपुर की खबर भी आज ही दिखी कि वहां जो जहरीली शराब कांड हुआ था उसमें सहारनपुर पुलिस के जो मुख्य आरोपी है उसको क्लीन चिट दे दी गई, उस पर सवाल उठे। तो कुछ सवाल इस जो पिछली घटनाएं भी अभी हम बताएंगे, हमने आंकड़े भी इकट्ठे किए हैं। जो पिछली घटनाएं हैं उसके बाद में भी जो जहरीली शराब का बाजार है वो बंद क्यों नहीं होता, इसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। क्या पहला सवाल ये है हमारे बिग बुलेटिन का, आई विटनेस का, कि क्या अधिकारियों को जहरीली शराब से मोटी कमाई होती है क्या? पहला सवाल यह है कि क्या अधिकारियों को जहरीली शराब से मोटी कमाई होती है क्या? दूसरा सवाल यह है कि क्या अधिकारी और जहरीली शराब के कारोबारी मुख्यमंत्री से नहीं डरते? जो सख्त घोषणाएं होती है उसके बाद में भी ये मानने वाले नहीं लोग। तीसरा सवाल यह है कि जहरीली शराब का धंधा ना कोई रोकना चाहता है और ना बंद हो सकता है, क्या ऐसा है क्या? तो ये पर हम चाहेंगे कि चर्चा आज हो, आज की इस डिबेट में। और उससे पहले हम कुछ आंकड़े आपको बताएंगे। फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 4 जिलों में 112 लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब पीने से। इसमें यूपी के सहारनपुर में सबसे अधिक 55, मेरठ में 18, कुशीनगर में 10 और उत्तराखंड के रुड़की में 32 लोगों की मौत हुई थी। अप्रैल 2019 में कानपुर में 2 लोगों की मौत हुई थी और इसमें थानेदार और दरोगा सहित 5 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए थे। मई 2019 में बाराबंकी में 23 लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब पीने से। सितंबर 2019 में मेरठ में 3 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। और नवंबर 2020 में प्रयागराज में 6 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। ये आंकड़े हैं 1 साल के, 1.5 साल के। और इसके बाद में ये बुलंदशहर की घटना है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है अभी तक जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार। और 15 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं गंभीर हालत में। इससे जो 2019 तक के तो ये आंकड़े हैं। उससे पहले आपको याद हो अलीगंज और फरुखाबाद के बॉर्डर पर इस तरीके की घटना हुई थी जहरीली शराब से पीने की। और उसके बाद में फिर वही सब होता है कि अब फरुखाबाद में तो एक निश्चित प्लान है आबकारी विभाग का, रामलीला मैदान और लकूला, और उसके बाद में कुछ बर्तन तोड़े, कुछ फोड़े, कुछ
दो एक लोगों को उठाया और कार्रवाई पूरी हो गई। तो ये स्थिति अनिल गंगवार जी सामने आ रही है कि आज जब बड़ी घटना हुई है, फिर बुलंदशहर में बड़ी घटना हुई, तो फिर ये सारी चीजें निकल करके आ रही हैं, फिर वही हो रहा है कि कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा कर दी है कि रासुका लगेगी, संपत्ति जो है, जो आरोपी हैं उनकी संपत्ति जब्त होगी। ये बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी की ओर से कर दी गई हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये जो 3 सवाल हमने उठाए हैं कि क्या अधिकारियों को जहरीली शराब के कारोबारियों से मोटी कमाई होती है, क्या अधिकारी और जहरीली शराब के कारोबारी मुख्यमंत्री से नहीं डरते, और क्या जहरीली शराब का धंधा ना कोई रोकना चाहता है और ना बंद हो सकता है? क्या लगता है ये सारे जो सवाल हम लोगों ने सोचे हैं उठ रहे हैं, उनको लेकर के क्या वास्तविक यही स्थिति है कि हर दूसरे महीने बाद, तीसरे महीने बाद फिर जहरीली शराब पीने से घटनाएं होती हैं, फिर कार्रवाई होती है और फिर वही सब होने लगता है? अनिल जी। शेखर भाई, जो बुलंदशहर में ये घटना हुई बहुत दुखद है, और इसमें जितने भी बार ये घटनाएं होती हैं उसमें मजदूर वर्ग मरता है। है क्या जो आपने प्रश्न उठाए हैं वो प्रश्न भी आपके ठीक हैं और जायज हैं, और कुछ इसमें जो सजा का प्रावधान है वो भी जो है कमजोर है, क्योंकि जो लोग इसके आदी हो चुके हैं, शराब बेचने के, जो इस गोरख धंधे में लगे हैं, वो किसी भी हाल में मानने वाले नहीं है। जैसे अभी आपके जिले में लकूला है, लकूला में अभी आपको थोड़ा ध्यान होगा, डीएम साहब आए थे, चौहान साहब, तो उस समय वहां पर उन लोगों को रोजगार देने की और बहुत व्यवस्थाएं दी गई थी, उनके बच्चों को पढ़ाने की। अनिल जी, वो अभी हो चुकी है। जब अनिल मिश्रा जी थे एसपी, तब वो समारोह फिर हो चुका है, एक बार वो फिर हो चुका समारोह। अच्छा। अनिल मिश्रा जी थे एसपी था अभी 2 महीने पहले जी, लेकिन वो लोग अपने आदतों से मजबूर हैं, और जो अब शराब बनती है, पहले जो शराब थी वो सीरे से बनती थी, उसमें इस प्रकार की घटनाएं कम होती थी। अब ये शराब जो है वो केमिकल से बनने लगी है, और उसमें जब केमिकल ऊपर नीचे हो जाता है तो ये जहरीली हो जाती है। ये तो है इन गोरख धंधों का लोगों का काम। इसमें लोग ये जो मजदूर वर्ग है, जिसे ये पीने की आदत बन जाती है, तो पहले तो ये ठेके की पीता है, जब इसके पास पैसे नहीं होते हैं तो सस्ती शराब ढूंढता है कि 10 रुपए में पौआ कहां मिलेगा, और ये जो है सामूहिक रूप से शराब वहां की पी के और बेचारे मौत को सबक। अब रही पुलिस की बात, पुलिस और आबकारी विभाग इन लोगों से मिला हुआ है, पूरी तरह से ये पता रहता है कि ये अड्डे कहाँ हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो थाने हैं ये सब बंधे हुए होते हैं। जैसे चौकी है, चौकी, मैं एक पुलिस अधिकारी की बात बता रहा हूँ कि जैसे वो लोग क्या करते हैं कि ये महीना नहीं बांधते इनसे, लेकिन जैसे चौकी है तो उसे जैसे 20,000 रुपए महीने थाने को देने हैं, तो क्या करते हैं कि वो 1 महीने में एक छापा डाल देंगे और वहां से 2-4 लोगों को पकड़ लेंगे और उनसे 20,000 ले लेंगे। ये इसका एक सिस्टम है, और इस सिस्टम की वजह से ये और नहीं बंद हो पा रहा है। तो और जैसे कोई घटना पूरे प्रदेश में कहीं भी होती है, आप ये देखिएगा कि कल ही पूरे जिले में जितने भी ये माफिया शराब के हैं, ये कल ही छापे पड़ेंगे इनके। आप आज मेरी बात नोट कर लीजिएगा, कल ही पूरे जिले में एक साथ सामूहिक छापे पड़ेंगे, कई 100 लीटर शराब पकड़ी जाएगी और लोगों को जेल भेजा जाएगा। ये मैं आज बता दे रहा हूं आपको। और ये जैसे छूट के आएंगे फिर अपने काम में लग जाएंगे, क्योंकि ये लोग खुद शराबी हैं और शराब से अलग नहीं हट सकते हैं, इसलिए। और जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, या हर सरकार में ये होता है, कोई ये नई बात नहीं है। और मुख्यमंत्री जैसे आदेश देगा, आज मुख्यमंत्री फरमान जारी किया है कि आज पूरा अलर्ट हो जाएगा और कल सब पकड़ धकड़ हो जाएगी, लेकिन 15 दिन बाद ये गोरख धंधा फिर चालू हो जाएगा। इस पर अंकुश पाना मेरा जहां तक समझ में बहुत कठिन काम है। हाँ, रमेश कठेरिया जी हैं जी। हाँ, बोलिए। इस पर आपका पहला प्रश्न जो है कि मोटी कमाई, ये तो बिल्कुल निश्चित है कि ऑलरेडी पुलिस ही शराब को बिकवाती है। पुलिस जो है ऑलरेडी जो है जितने शराब के बेचने वाले लोग हैं
उनसे पैसा लेती है। और जब भी कोई शासन का आदेश होता है और एकदम टीम बना के जो है छापे मारने की बात होती है, तो जो पुलिस चौकी होती है उसके यहाँ से जो वसूली करने आता है वो सीधी सूचना दे देता है और उसके बाद जो है वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। उसके बाद में जितने भी गिरफ्तार होते हैं इसमें एक भी व्यक्ति शराब बेचने वाला नहीं होता है। जो गिरफ्तार होते हैं वो सिर्फ रिक्शा चालक जो शराब पीने आ रहे हैं, मजदूर पीने आ रहे हैं, उनमें से पकड़ते हैं और उन्हीं को विक्रेता दिखाते हैं, क्योंकि वो बेचने वालों से पैसे लेते हैं। तो कभी भी बेचने वालों को नहीं गिरफ्तार किया जाता है। अगर वास्तविक शराब को रोकना चाहें, पैसा लेना बंद कर दें, तो सीधे सीधे जो बेच रहे हैं उनको उठाया जाए, उनको भेजा जाए। उसके बाद में ये जैसे आबकारी वाले हैं, ये आबकारी वाले भी सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। जब भी सरकारी ठेकेदार कि कहते हैं कि साहब हमारे इलाके में शराब बिक रही, इसको रोकिएगा, हमारी बिक्री कम हो रही है, हम तो ये क्या करते हैं कि आते हैं, सीधे किसी को नहीं उठाते हैं, सीधा बस उनकी शराब जो रखी हुई है लहन के रूप में जिसे बोलते हैं उसको फैला देते हैं, गैस का सिलेंडर उठा लेते हैं और उसी वक्त वो लोग जो भी है पकड़ते उन्हीं को हैं जो पीने वाले लोग होते हैं। पीने वाले क्या अधिकांश गरीब हैं और उनकी कम पैसे में अपने पी के चले जाते हैं। और एक चीज़ और अभी हमने देखी है कि जो लगातार पीते हैं, दिन में 4-4, 6-6 बार पीते हैं, वो 2-3 साल में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद में अगर जैसा कि है कि मुख्यमंत्री से नहीं डरते हैं, इसलिए नहीं डरते हैं कि वो तो जानते हैं हम पैसा देते हैं, पुलिस पैसा लेती है, हमको गिरफ्तार नहीं करती, सिर्फ जो है हमारा आती है, थोड़ा बहुत फैला के चली जाती है। और अगर शासन, उत्तर प्रदेश शासन, जिला प्रशासन इस बात को मन बना ले कि हमें सारे अड्डे बंद करा देने हैं, तो सीधे सीधे इनको बेचने वालों को उठाए और शराब में नहीं बंद करे, इनको जो है ऑलरेडी जो है ऐसे जो है तमाम इनके कम कराना चाहे तो उनको कई तरह से जो है कि इनको जो है चरस भी लगाए, स्मैक भी लगाए, जिससे कि इनके जो जिले में इनकी जमानतें ना हो, हाई कोर्ट तक को जाना पड़े तो ये बंद हो। क्योंकि बेचने वाला एक भी व्यक्ति बंद नहीं होता है, इसलिए जो है ये अवैध रूप चलते हैं और इनमें मृत्यु होती रहती है। राम जी बाजपेयी जी, बाजपेयी जी, हाँ दिमाग डिस्टर्ब हो आवाज नहीं आपकी, आवाज नहीं आपकी आ रही। हाँ भाई, हाँ बोलिए। नहीं आ रही आपकी आवाज, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ऑडियो लीड बदलो अपने, गड़बड़ है। आई आवाज नहीं आ रही, हाँ आ रही, नहीं आ रही। आई आवाज? हाँ भाई बोलिए। हाँ जी भाई साहब, ये जो आज आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न है और इस पर गंभीरता से चर्चा भी होनी चाहिए। और ये मामला केवल एक जगह का नहीं है, ये पूरे देश के अंदर मामला है। और सबसे बड़ी विडंबना तो इस बात की है, जिस पुलिस प्रशासन के सहारे हम अपनी व्यवस्था को चलाना चाहते हैं, उस पुलिस प्रशासन के द्वारा ही ये शराब बिकवाई जाती है। और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जो ये पुलिस के लोग हैं, इनकी जानकारी में सब कुछ रहता है, ये चाहे तो सब कुछ बंद हो सकता है। और ये बात तो शराब की रही, हम तो आपको बताएंगे कि स्थिति ये है कि जो सुनने में चीजें आ रही हैं, उसमें बाजार में जितना भी सामान बिक रहा है उसमें अधिकांश सामान मिलावटी है। ये तो शराब की बात रही है, मिलावटी सामान है और सब पैसा दे करके अपना काम चलाते हैं। कुल मिला करके यहाँ इच्छा शक्ति की बात है।
सरकार की इच्छा शक्ति भी हमें नहीं दिखाई पड़ती। घटना हो जाती है तो सरकार की तरफ से ही सख्ती हो जाती है, पुलिस प्रशासन भी सख्ती करने लगता है। परंतु जो दैनिक कार्य है, दैनिक कार्य के अंतर्गत इन चीजों को बंद कराना चाहिए, सख्ती से बंद कराना चाहिए। वो कहीं न कहीं किसी न किसी साठ गांठ की वजह से ये चीजें नहीं हो पाती हैं और बेचारी गरीब जनता जो है वो मारी जाती है। यहाँ तक सरकार और व्यवस्था में जो बैठे हुए लोग हैं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, तब तक इस तरीके की समस्या को समाधान नहीं हो सकता है। ये समस्या तभी समाधान हो सकता है जब हम व्यवस्था में ऐसे लोगों को लाएं, उनको आगे बढ़ाएं जो वास्तव में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, अपने कर्तव्यनिष्ठ हैं। वो देखते हैं कि कोई अधिकारी का थोड़ा सख्ती से कार्रवाई करना भी चाहता है तो उसमें नेतागिरी की आ जाती है, नेतागिरी लोग करने लगते हैं, किसी को बचाने लगते हैं, किसी को छुड़ाने लगते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए और गंभीरता से बात होनी चाहिए। और मेरा मानना तो सारी पार्टियों के लोगों को मिलकर के इस तरीके की गंभीर जो नासूर बन चुकी है समस्याएं, इन पर चर्चा करनी चाहिए और गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। विधानसभा में प्रश्न उठने चाहिए, यहाँ जहां कहीं की स्थिति होती है जिम्मेदार लोग हैं उससे प्रश्न होना चाहिए और निलंबित तक ही नहीं, कायदा तो ये होना चाहिए जिस भी चौकी क्षेत्र में, जिस कोतवाली थाने क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं पाई जाएं उन पे एफआईआर दर्ज हो और एफआईआर तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब इस तरह की कार्रवाई वाजपेयी जी, खबर सुबह से चल रही है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषियों की संपत्ति जब्त होगी और रासुका लगाई जाएगी। आप जो कह रहे हैं एफआईआर, उससे बड़ी कार्रवाई हो रही है। लेकिन उसमें तो राकेश सागर जी जानकारी में पूरी कार्रवाई हो रही है, पूरा थाना बदल गया है, कार्रवाई हो गई है और घोषणा कर दी है, बहुत बड़ी घोषणा कर दी है कि दोषियों की संपत्ति जब्त होगी, रासुका लगाई जाएगी। हाँ सागर साहब बोलिए। योगी करनी में बहुत अंतर, भाजपा की अंतर तो ये भ्रष्टाचार का देश में जैसे है। नहीं आवाज आपकी नहीं आ रही। कृष्णा जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई साहब रासुका लगनी चाहिए पुलिस अधिकारियों पर भी जिनके समर्थन में काम होता है। रासुका लगेगी जो उन्होंने घोषणा की है, जो बता रहे आपको, वो होना चाहिए आपके बयान में ना, ये सारी जानकारी। विवेकानंद मिश्रा जी धन्यवाद। आज का जो विषय आपने रखा है ये विषय एक विषय ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ा परिवारों का दर्द भी छुपा हुआ है। जो परिवार इससे किसी का भाई, किसी का पति, किसी के बच्चे अनाथ होते हैं और जिस तरीके से हमारे डिबेट में मौजूद साथियों ने इनके जो खामियां थी तकनीकी पक्ष की या जो भी जमीनी हकीकत थी इसकी वो बयां की, उससे मैं दूसरी बात भी कहना चाहूँगा कि एक ये दर्द, परिवार का दर्द वही समझ सकता है जिसका परिवार हो। ये चाणक्य नीति में भी लिखा हुआ है। दूसरी बात, जिस तरीके से फैजाबाद, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, इन शहरों में जो घटनाएं हुई हैं और इन सबके ऊपर नाक के नीचे लखनऊ में, और इस पे अगर आप देखें तो ये सुर्खियां बनती है, इतनी मौतें हो गई, इतना ये हो गया, और तमाम कार्रवाई की घोषणा केवल घोषणाएं मीडिया तक सीमित रहती है। आज तक आपने सुना कि इतने कांड होने के बाद किसी पे भी कोई कार्रवाई, निर्णायक कार्रवाई हुई? ये सिर्फ एक भारतीय कार्रवाई लगती है जिस तरीके से शासन कर रहा है। और अब जो भाजपा का नारा था सुशासन का और नैतिकता था, वो सुशासन और नैतिकता पार्टी से गायब है। सुशासन की आने के जिस तरह की ये बातें करते थे तो इनको चाहिए था कि जो धार्मिक नगरियां थी उनसे शराब की बिक्री बंद करवा देनी चाहिए थी।
नहीं हुआ। कोरोना काल में जब आदमी परेशान था तो इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी। इनको सिर्फ अपनी आमदनी से मतलब था, इनको जनता के दर्द से कोई मतलब नहीं है। और 2020 में जब देश के प्रधान सेवक जी ने ये कहा था कि हम लोगों को कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो ये उम्मीद जगी शायद बहुत से अपराध अब रुक जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, तो ये प्रधान सेवक जी से थोड़े हमारे योगी जी उनसे गुरुमंत्र लें कि कपड़ा देख के किस तरह पहचाने जाते हैं कि अपराध करने वाले, तो शायद उससे बलात्कार की घटनाएं या इस तरह की रुक सकें। हाँ शुक्ला जी, बड़ी चीजें जानकारी दी हैं, शायद हम लोगों को जानकारी नहीं थी। अनिल गंगवार जी ने बहुत जानकारी दी है, रमेश कठेरिया ने बहुत जानकारी दी है कि किस तरह से धंधा चलता है इनका, या नकली शराब वालों का। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत दुखद घटना है। प्रदेश में कहीं पर भी किसी की यदि मृत्यु होती है और किसी जहरीली शराब हो या किसी भी प्रकार से, अत्यंत दुखद है। हमारी संवेदनाएं उन मृतक आत्माओं के प्रति, साथ ही उन परिवार के प्रति भी नहीं होनी चाहिए ये घटनाएं। प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, त्वरित कार्रवाई कर रही है। और अभी जो हमारे साथीगणों ने बताया, ये एक सामाजिक समस्या, इसमें कहीं ना कहीं समाज की भी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि जहरीली शराब बन रही है तो कहीं ना कहीं नहीं होगी, समाज के लोग देख रहे होंगे उसको कहीं ना कहीं से। अभी एक भाई ने बताया कि लखनऊ सब जानते हैं, हम सब लोग निकलते हैं तो उधर से जब बदबू दुर्गंध आती है तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को सूचित करें और इसलिए थोड़ा जागरूकता की आवश्यकता है। ये भी बात सही है कि प्रशासन का कहीं ना कहीं गठजोड़ रहता है और ये अभी से नहीं, बहुत लंबा इतिहास है इसका। सरकार की जिम्मेदारी है कि कार्रवाई करे, त्वरित कार्रवाई करे और कर भी रही है। रास्ता जैसा कि रास्ता लगाई जाएगी, संपत्ति नीलाम होगी, सीज की जाएगी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार अपने दायित्व पूरी तरीके से निर्वाहित कर रही है और समाज की सहभागिता रहेगी तो अच्छे परिणाम आएंगे। और इसे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के सामाजिक समस्या को इन सब लोगों को मिल बैठ करके हल करना चाहिए। जैसा कि अभी रामजी वाजपेयी जी ने कहा कि सभी पार्टियां मिलकर कोई ना कोई निर्णय लें समाज के हित में, तो अच्छा कदम होगा। गति नहीं होनी चाहिए, किसी भी दिशा में नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। ये दुर्घटना निंदनीय है और सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन सरकार उस पर कार्रवाई कर भी रही है, तो समस्या है। शुक्ला जी, भाई साहब, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। यहाँ पर ये है कि उन लोगों पर रासुका तो लगने जा रही है, सरकार ने ऐलान कर दिया है कि रासुका लगेगी, लेकिन प्रमुख चीज ये है कि जो लोग इसके जिम्मेदार, बड़े जिम्मेदार लोग हैं, जो पदों पे बैठे हुए हैं, जिन लोगों के संरक्षण सारी चीजें होती हैं, अगर उनका संरक्षण हो तो उनको नहीं मिलेगी। तो सरकार को ये चाहिए कि उस जिले के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे एसपी हो, डीएम हो या जो भी लोग हैं, उन पे भी एफआईआर दर्ज करें, उन पे ही मुकदमा चलाएं, तब जाकर के सही निर्णय निकल के आएगा। अरे केवल उन लोगों पे हो गया जितने भी संबंधित, आपको निलंबन, भाई साहब निलंबन से कुछ नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ पिछली सरकारों में भी निलंबन होते रहे, लोग बहाल होते रहे, निलंबन से कुछ नहीं होगा। जब तक इनको सही सजा नहीं मिलेगी, इन लोगों को, इन्होंने खूब माल काटा है, और जब तक इन माल काटना इनका बंद नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये एक प्रयास का लगेगी, दूसरा तैयार हो जाएगा, दूसरा तैयार हो जाएगा, ये तो कुकुर मत उगते रहेंगे। लेकिन आज सही कह रहे हैं,
बिल्कुल सही कह रहे हैं। निलंबन के बाद इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, हम भी इस पक्ष में हैं, लेकिन सरकार जी बिल्कुल बहुत सही। कठोर कदम उठा रही है, कोई ना कोई ठीक है अनिल जी, संतुष्ट हैं आप भाजपा के जवाब से? हाँ जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे ये निलंबन है या है, मैं एक ही, अगर सरकार एक काम करते, मैं अपने भाई साहब को कहना, जैसे अभी एक भाई साहब ने कहा कि मीडिया में ये खबरें छपती, बिल्कुल ये बात 100% सही है कि मीडिया में चर्चा में खबरें आती, लोग सवेरे अखबार पढ़ के सोचते अब ये देखो ठीक रहा, अब ये फंसा, लेकिन 8 दिन बाद वो निलंबन खत्म हो जाता, उसकी सजा खत्म हो जाती, क्लीन चिट मिल जाती। अगर सरकार एक व्यवस्था कर दे कि जितना सरकारी कर्मचारी है इसका ब्यौरा हो और इसका केवल 10 साल बाद इसकी संपत्ति की जांच कर ली जाए कि इसे जितनी तनख्वाह मिली है उससे कई गुना संपत्ति इसने बना ली है, और इससे ये पूछ लिया जाए आया कहां से है। एक एक बाबू को जीवन में 50 लाख रुपया नहीं मिले और 5-5 करोड़ की कोठियां बना ली उन्होंने, तो ये सब सिस्टम ही ठीक हो जाए, कहीं पर भी ये ना शराब वितरेगी, ना भ्रष्टाचार होगा और ना नीलामी होगी और ना निलंबन। मैं आपको ये शराब, और मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूँ, जैसे अभी आप भाई साहब ने कहा कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, ये पुलिस और इस मालूम क्या कहती इस पर, जब कहोगे साहब वहां शराब उतरती तो वो क्या कहती, अरे ये अपराधी लोग थे, ये शराब बेच के अपना काम करने लगे, अब अपराध नहीं कर रहे हैं, अपराध से दूर हो गए, ये इनका तर्क है, शराब बेच रहे तो अपराध नहीं करेंगे। बात सुन लीजिए, ऐसा है कि आपको एक जानकारी दे दूं कि अभी प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी प्रदेश में जिस विभाग में कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी पूरी संपत्ति का विवरण मांगा गया है। क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी हूं तो मुझे पता है इस बात का, मुझको भी भर के देना पड़ रहा है, चाहे कोई भी विभाग हो, अपनी आय और व्यय की संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा, सरकार को सबमिट किया जाएगा। इसके बाद उसका 3 वर्ष बाद एक ऑडिट होगा, उस ऑडिट में उसकी संपत्ति इसमें पुनः प्रस्तुत करना होगा। जब तक ये नहीं बन रहा है, जो संबंधित सबसे पूरा आदेश जारी हो चुका है, चौकी इंचार्ज से कहना पड़ेगा कि जो आप गिरफ्तारियां दिखा रहे हैं, दुकान जो बेचने वाले लोग हैं उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो। ये जब तक फर्जी जो है गिरफ्तारियां दिखा रहे हैं इसको रोका जाए, और चौकी इंचार्ज, इंस्पेक्टर, सीओ, इसकी जवाबदेही होनी चाहिए कि जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं वो बेचने वालों की गिरफ्तारियां नहीं हो रही, फर्जी गिरफ्तारियां हो रही, पीने वालों को, गरीबों को बंद किया जा रहा है। जब तक बेचने वाले नहीं बंद होंगे तब तक ये शराब नहीं रोकेगी, इसलिए अफसरों को पहले जवाबदेही देनी चाहिए। बोलिए भाई, बोलिए। ये बातें सरकार के संज्ञान में है, शासन इन सारी बातों को जानता है कि इसके जड़ में कौन अपराधी है, कौन इसको सह दे रहा है, कौन शेल्टर दे रहा है, शासन सब जानता है। और जो पार्टी सुशासन के दावे के साथ सत्ता में आई है, लोगों ने भरोसा किया था कि परिवर्तन होगा, लेकिन आज वो परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। और सुशासन क्या बल्कि कुशासन का ये बहुत बड़ा प्रमाण है। शासन को सारा कुछ मालूम है, लेकिन शासन उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहता है। शासन की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। शासन कहता बहुत घोषणाएं करता है, एक छोटी सी बता रहा हूँ घोषणाएं जो आप सब जानते होंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों पे पुष्टाहार पंजीरी बंद करके जो चीजें बांटने का कहा गया था, अपने अपने क्षेत्रों में आप पता कर लीजिएगा कि उन्हें क्या मिल रहा है। ये एक छोटी सी बात है। तो ये शासन में बैठे लोग ऊपर दिल्ली से लेके यहाँ तक कहते कुछ और है और होता कुछ और है और करते कुछ और है। ये और ये एक बात समस्या है। अगर सुशासन का अगर इनको ध्यान होता तो आज ये समस्या खत्म हो चुकी होती। एक चौकी का सिपाही अड़ जाए तो उसके अगर क्षेत्र में एक गिरती है, पेन खोता है, तो चौकी का सिपाही उस पेन को बरामद कर सकता है अगर वो चाहे। उसको मालूम है कि पेन गिरा है तो ये पेन किसने उठाया होगा। तो इस तरीके से शासन को सब मालूम है, सरकारों द्वारा जान रहा है। फिर वही बात कहूंगा चाणक्य नीति वाली कि दर्द वो जाने जिसका परिवार हो।
एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर कि ये एफआईआर दर्ज हुई है और जांच की जो बात हो रही है, ये जांच और एफआईआर कहाँ दर्ज होगी, कौन जांच करेगा? ये वही पुलिस जांच करेगी, वही एफआईआर दर्ज करेगी जो शराब को बिकवाती है। सरकार को चाहिए कि एफआईआर और जांच की व्यवस्था दोनों अलग करे। पहले भी पुलिस सुधार में बात हुई है कि जांच की कार्रवाई पुलिस से बाहर लेनी चाहिए और उसके लिए अलग से एजेंसी बनानी चाहिए जो जांच का काम करे। होता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, उसे एफआईआर जांच एजेंसियां बनी हुई हैं, वाजपेयी जी जांच एजेंसियां बनी हुई हैं, एफआईआर से बड़ा रास्ता लगाने का निर्देश हो गया है। जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगी? ये पुलिस जांच करेगी, जांच एजेंसी, यही पुलिस जांच करेगी, एजेंसी करेगी। और वहीं पे एफआईआर, उसी थाने में एफआईआर दर्ज होगी, उसी थाने में एफआईआर दर्ज होगी जहाँ घटना हुई है। जहाँ घटना हुई है एफआईआर वही दर्ज होगी। नहीं शेखर भाई, और बता दूं आपको एक बात, जिले में तो उतारने वाले लोग हैं, कम से कम 5-10 ट्रक दारू हरियाणा की आके बिकती है। कौन बिकवा रहा, किसके कहने पे आ रही है? ये शासन स्कूलों के पास में, मंदिरों के पास में, स्कूलों के पास में, मंदिरों के पास में ठेके खुलवा दिए गए हैं, नए ठेके बढ़ा दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें सब देखना पड़ेगा। 500 मीटर की दूरी के बाद ही ठेके स्थापित करने का आदेश है। यदि कहीं 500 मीटर से 500 मीटर के ठेका पाया जाता है तो आप संबंधित प्रशासन से आप शिकायत कर सकते हैं। मैं तो ये कहा कि ये सामाजिक समस्या है, समाज की जिम्मेदारी, कहीं पर इस प्रकार की अगर कोई प्रगति है तो उसे शासन प्रशासन के संज्ञान में भी लाएं। बिके, ये सब सरकार में है, अधिकारी कर रहा है, अपराधी बेखौफ है। सरकार को नियम बनाना चाहिए कि आबादी क्षेत्र में शराब नहीं बिकेगी। हाँ, चलो विचार जाएंगे सरकार के पास, तो अगर ऐसे विचार जन समुदाय के होंगे, सरकार अवश्य विचार करेगी उस पर कि ठेके किस जगह पर स्थापित किए जाए। सरकार को सब मालूम है, इसके नियम बने हुए हैं, लेकिन फिर भी खुलते हैं और आप शिकायत करके देखिए, उस पर कार्रवाई कुछ नहीं होने वाली है। वो आपकी कागज आगे शिकायतकर्ता पे कार्रवाई हो जाएगी, पिछले शिकायतकर्ता को पुलिस पकड़ लेगी। प्रशासन का रवैया पूरी तरीके से तानाशाही हो गया है। न सरकार को मान रहा है, न नेताओं को मान रहा है, न पार्टी को मान रहा है। पूरी तरीके से तानाशाही व्यवस्था चला रहे हैं सरकारी लोग। आज डिबेट को यही समाप्त कर रहे हैं। जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हुई है बुलंदशहर में, और उस पर आज हम लोगों ने चर्चा की है। पिछले आंकड़े देखे हैं कि ये घटनाक्रम हर दूसरे तीसरे महीने दोहराए जा रहे हैं। इसके बावजूद जो जहरीली शराब है उसकी बिक्री बंद नहीं हो रही है। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आलोक बिहारी जी का, अनिल गंगवार जी का, विवेक मिश्रा जी का, रामजी वाजपेयी जी का, राकेश सागर जी का और रमेश कठेरिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।